Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. This is Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, from today we are going to start a new series and that is a series about literature of ancient history. यहाँ पर हमारा जो क्लासेस है रेगुलर वो तो चल ही रहा है, मेडिएवल हिस्ट्री का वो चलता रहेगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ गया था कि हम लिटरेचर जो है एंशिएंट हिस्ट्री का उस पर हम एक अलग वीडियो बनाएं, सेपरेट वीडियो। तो मैंने ये कहा था, मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी कि एक सेपरेट वीडियो तो संभव नहीं है क्योंकि पूरे एंशिएंट हिस्ट्री के अगर लिटरेचर को देखना है तो हमें उसे बहुत ही वृहद पैमाने पर समझना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक सीरीज ही चला देता हूं और उसमें जितने भी, मुझे अंदाजा खुद भी नहीं है कि कितने वीडियोस होंगे, जितने भी वीडियोस हो जाते हैं हम उसको कर लेंगे और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। और मुझे ये सुझाव बहुत अच्छा लगा, ठीक है। जिस स्टूडेंट ने मुझे ये कमेंट में सुझाव दिया था, मुझे बहुत ही अच्छा सुझाव लगा और इस पे हम अच्छे से काम करेंगे तो आपको भी अच्छे से लिटरेचर के बारे में भी जानकारी होगी। और एक बात और मैं बता दूं कि देखिए, ये जो लिटरेचर है, ये लिटरेचर या साहित्य आप कहें तो साहित्य आर्ट एंड कल्चर का भी एक पार्ट है, कला और संस्कृति का। और कला और संस्कृति जो है एक महत्वपूर्ण पार्ट है आपके यूपीएससी सिलेबस का और पीसीएस सिलेबस का भी। तो यहां पे अगर आप इसको साहित्य को अगर अच्छे ढंग से एक सेगमेंट में, एक सीरीज में देखते हैं तो आर्ट एंड कल्चर से भी आपका एक महत्वपूर्ण सेगमेंट जो है वो तैयार हो जाएगा। क्योंकि देखिए, बहुत सारे बच्चों ने मुझे यह भी कहा कि सर आप मेडिएवल हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हैं, आप मॉडर्न पढ़ा दीजिए, क्योंकि सवाल उसी से आते हैं। मानता हूं सवाल उसी से आते हैं, लेकिन मेडिएवल से भी सवाल आ रहे हैं और एंशिएंट से भी अब आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप मेडिएवल हिस्ट्री को सिर्फ मेडिएवल हिस्ट्री की तरह ना देखें, आर्ट एंड कल्चर के रूप में भी उसको देखें, क्योंकि वहां जब आप पढ़ते हैं तो आपको आपका ये वाला पोर्शन भी स्ट्रांग होता है। वैसे आर्ट एंड कल्चर हम अलग सेगमेंट में देखेंगे, लेकिन लिटरेचर हो, हाँ, या जो आर्किटेक्चर है मुगलों के समय तो आप आर्किटेक्चर देखेंगे मेडिएवल हिस्ट्री में, ठीक है। तो वो सब चीजें, यहां पे आप टेंपल का कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, तो ये सब चीजें जो आप देखेंगे ना, तो ये आर्ट एंड कल्चर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो सिर्फ आप ये समझ के ना पढ़ें कि आपने सिर्फ एक ओवरऑल व्यू बना लिया कि नहीं मेडिएवल हिस्ट्री से सवाल नहीं आते। अरे आपका स्ट्रांग होगा मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ने से आर्ट एंड कल्चर का पार्ट, ठीक है ना। और वो अलग से तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिए, यहां पर जब हम एंशिएंट हिस्ट्री के साहित्य की बात कर रहे हैं, भाषा की बात कर रहे हैं, तो यहां पर भी आपका एक महत्वपूर्ण पोर्शन जो है वो तैयार होगा आर्ट एंड कल्चर से, क्योंकि साहित्य आर्ट एंड कल्चर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। अब देखिए, जब आज हम एक इंट्रो क्लास ले रहे हैं और फिर धीरे धीरे हम इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि एक ही बार अगर मैं ज्यादा पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो आपके लिए भी अच्छा नहीं। पहले इंट्रो क्लास ले लीजिए, कैसे पढ़ना है और कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो देखिए, मैंने लिखा है लिटरेचर एंशिएंट हिस्ट्री का, तो इसमें देखिए हमें जो जो पार्ट देखना है, तो हम पहले समझेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट, ठीक है। तो आज ही ये हो जाएगा, इसको तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। फिर हमें संस्कृत को देखना है, संस्कृत भाषा का और उससे रिलेटेड जो लिटरेचर हैं उसके डेवलपमेंट को हम देखेंगे। फिर पाली भाषा है, प्राकृत है, और प्राकृत के बाद कुछ जैन टेक्स्ट को देखेंगे। हालांकि पाली और प्राकृत जो लैंग्वेज है इसमें जैन और बौद्ध टेक्स्ट लिखे गए, लेकिन कुछ जैन लिटरेचर अलग से भी हैं, जैसे कुछ तमिल में भी लिखे गए जैन लिटरेचर और कुछ और भाषाओं में, सौरसैनी में, मराठी में। तो कुछ जो एक जगह का कंपाइलेशन होगा कुछ अदर लिटरेचर के बारे में, उनके राइटर्स के बारे में, उसको हम यहां देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हम संगम लिटरेचर के बारे में भी चर्चा करेंगे। संगम लिटरेचर को हमने बताया था, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लेंगे कि किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां हम शुरू करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से जानकारी लेने की, और एक इंट्रो के तौर पर यह हम पूरा देखेंगे। एक चीज मैं और बता दूं कि अभी हमने जैसे इसे बांट दिया, तो इसमें जैसे वेदा हो गए, अरण्यक हो गए, बाद के कुछ साहित्य जो आएंगे, तो बेसिकली जैसे प्लेज हुए, तो प्लेज कई पीरियड इसमें मिक्स भी हो जाएंगे, लेकिन हमने प्लेज को रखा है, नाटकों को अलग सेगमेंट में, पोएट्री को अलग सेगमेंट में, तो टाइम जो है वो मिक्स भी हो सकते हैं यहां पर। लेकिन इसमें हमने सेगमेंट बना दिया कि नाटकों में क्या क्या थे, काव्य में क्या क्या थे, एपिक में क्या क्या थे, ऐसे बना दिया।
जब हम मेन के लिए क्वेश्चन लिखेंगे तो वहां पर हम एक टाइम पीरियड बना देंगे कि 1500 से 600 में किस तरह के संस्कृत साहित्य थे, फिर 600 से 300 बीसी वाले पीरियड में, फिर 300 बीसी से 300 एडी वाले पीरियड में। तो उसको हम मेन के हिसाब से, तो एक छोटी वीडियो हो जाएगी 15, 20, 25 मिनट की, उसमें मैं सारा बता दूंगा, वो लास्ट में करूंगा। अभी आप इसको देखिए और इस सीरीज को करने के बाद आप खुद भी सक्षम हो जाएंगे कि कैसे लिखा जाए, मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, तो आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। तो आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्ट्री, इतिहास को हम 3 भागों में देखते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। यानी उसको अगर हम हिंदी में कहें तो प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो प्राग ऐतिहासिक में आपको कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलता, रिटन कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलेंगे, यानी खुदाई में जो सामान मिले उसके आधार पे आपको इंफॉर्मेशन मिलता है प्री हिस्ट्री में, यानी कि प्राक ऐतिहासिक काल का। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्ट्री में आते हैं, तो वहां पर आपको स्क्रिप्ट भी मिलेगा और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी मिलेंगे, यानी कि खुदाई में मिले सामान भी मिलेंगे। इंफॉर्मेशन दोनों से आपको मिलना चाहिए, लेकिन इस स्थिति में क्या होगा, यहां पर स्क्रिप्ट तो है यानी रिटन मटेरियल भी है और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी है, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि रिटन मटेरियल होने के बावजूद उस रिटन मटेरियल को पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए यहां भी केवल आपका जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन होगा वो होगा किससे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से, यानी खुदाई में मिले गए सामान से। अंतर सिर्फ इतना है कि प्री हिस्ट्री में सिर्फ आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ही मिलेंगे, रिटन मिलेंगे ही नहीं, लेकिन प्राग ऐतिहासिक में यानी प्रोटो हिस्ट्री में आपको रिटन मिलेंगे लेकिन वो पढ़े नहीं जा सकेंगे। तो यहां भी आपको डिपेंडेंसी, आपकी डिपेंडेंसी जो है इंफॉर्मेशन के लिए वो सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे है, और हिस्ट्री में तो आपको दोनों मिलेंगे, ऐतिहासिक काल में रिटन रिकॉर्ड भी आएगा और फिर आपको आर्कियोलॉजिकल भी आएंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्क्रिप्ट तो है, लेकिन ये पिक्चोरियल स्क्रिप्ट है। देखिए किस तरह का है, पिक्चोरियल है, लेकिन आप जानते हैं, मैं पढ़ा चुका हूं रेगुलर क्लासेस में, ये जो स्क्रिप्ट है पिक्चोरियल तो है, इसको डिसाइफर अभी तक नहीं किया गया है, नॉट डिसाइफर, यानी पढ़ा नहीं जा सका है। तो कुछ ना कुछ लिटरेचर था, पिक्चोरियल था, उसमें क्या लिखा गया, किस बारे में लिखा गया, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड हम यहीं कर देते हैं, कोई मतलब यहां से नहीं है। ठीक है, इसके बाद जब हम बढ़ेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आप आएंगे वीपी स्टैंड्स फॉर वैदिक पीरियड। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्रिकल लिटरेचर में वैदिक पीरियड यानी संस्कृत की अगर बात करें तो वैदिक पीरियड में संस्कृत की शुरुआत हो गई थी। हाँ, और ये दो शुरुआत का मतलब ये श्रुति साहित्य ही होंगे वैदिक पीरियड में, कंपाइलेशन होंगे, बेसिकली इनको कंपाइल किया जाएगा, संकलन किया जाएगा। तो वैदिक पीरियड संस्कृत की बात करें तो संस्कृत को हम देखेंगे कि वैदिक पीरियड में इसकी शुरुआत एक तरह से हो जाएगी, जिसमें ऋग्वेद का कंपाइलेशन होगा 1500 टू 1000 बीसी के अराउंड। देखिए यहां पे बीसी कर लीजिए, कई बार स्पेलिंग छूट जाता है, देखिए स्पेलिंग या कोई चीज छूट गया, इसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग, कई जगह पे हो जाता है ये। ठीक है, बीसी। और यहां पर देखिए 2 पार्ट में था वैदिक पीरियड। वीपी स्टैंड्स फॉर वैदिक पीरियड, अर्ली और लेटर। ई स्टैंड्स फॉर अर्ली, एल स्टैंड्स फॉर लेटर, यानी पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। 1500 से 1000 बीसी पूर्व वैदिक काल, 1000 से 600 बीसी उत्तर वैदिक काल। तो आप देखेंगे कि यहां पर ऋग्वेद, यहां पर वैदिक काल में ऋग्वेद वेदों का जो है तो होता है कंपाइलेशन होता है। तो इस पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में सिर्फ आपको क्या होगा, ऋग्वेद का कंपाइलेशन होगा, और बाद के 3 वेद जो सामवेद, वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वो इधर आएंगे। ठीक है ना, इस पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में। तो यहां पर वैदिक पीरियड में कंपाइलेशन सिर्फ आप वेदों का देखेंगे। तो संस्कृत को जब हम देख रहे हैं तो संस्कृत में देखिए इतने चीजों को हमें देखना है, वेद हैं, ब्राह्मण हैं, अरण्यक हैं, उपनिषद हैं, फिर सूत्र साहित्य के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। बेसिकली इसमें वेदांग को देखना है, 6 वेदांग है, अभी मैं बताऊंगा। पुराण है, फिर एपिक्स हैं, महाभारत रामायण, प्लेज हैं, यानी प्लेज का मतलब ये नाटक होंगे, पोएट्री, काव्य होंगे, ये महाकाव्य हैं एपिक्स। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रशस्ति अभिलेख और अदर्स कुछ और साहित्य संस्कृत में होंगे। तो सबको हमें संस्कृत वाले में देखना है। कैसे कैसे, तो यहां मैंने बताया कि सबसे पहले अगर हम वेदों में आते हैं तो ऋग्वेद यहां, और बाकी के 3 वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यहां आपको
इनका कंपाइलेशन होता है। मैं आपको एक चीज बताऊं कि वेद जो है, वेदों का मतलब ज्ञान होता है। हाँ, और ज्ञान आप देखेंगे तो इनको वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, इनको श्रुति साहित्य में रखा गया है। ठीक है, ये सब संस्कृत के लिटरेचर होंगे जो भी यहां पे हैं। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री के। तो आप देखेंगे कि श्रुति साहित्य, बेसिकली साहित्य को दो पार्ट में बांटा गया है, श्रुति और स्मृति। समझ लीजिए, श्रुति और स्मृति। तो देखिए, वेद से लेकर उपनिषद तक श्रुति साहित्य है। वेद के बाद वेद, चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद अरण्यक और उपनिषद, ये चारों जो हैं ये सब श्रुति साहित्य में आएंगे। क्यों आएंगे बताऊंगा। और उसके बाद के जितने भी हैं लिटरेचर सारे स्मृति में आएंगे। मतलब इनके अलावा जो भी हैं सब स्मृति में आएंगे। तो दो कैटेगरी आप रखिएगा। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह के साहित्य हो, किसी भी लैंग्वेज के साहित्य हो, इनके बाद सारे स्मृति में आएंगे। ठीक है, श्रुति क्यों कहा गया। देखिए, वेदों के बारे में कहा जाता है कि वेद जो हैं वो देवताओं ने लिखा। ठीक है, वो किसी इंसान ने नहीं लिखा। ठीक है, मैन रिटन नहीं है। ठीक है ना, इसमें कहा गया है कि देवताओं से, ठीक है, ऋषि मुनियों ने सुना। ठीक है, और सुना और फिर वो अपनी पोस्टरिटी को जेनरेशन टू जेनरेशन उसे पास करते रहे। यानी इसका ज्ञान कैसे बढ़ा, सुन सुनकर। मेरे फादर ने मुझे सुनाया, मैंने अपने बच्चों को सुनाया, उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को सुनाया, और इस तरह से वेदों का ज्ञान बढ़ता रहा। ठीक है, तो ये इस तरह से बाद में इन चारों वेदों को, फिर ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, इसको कंपाइल किया गया। ठीक है ना, वेदों को कंपाइल किया गया, और ये तो लिखा गया था बाद में, मैं बताऊंगा किस लिए। तो ये कहा गया कि भाई ये वेद जो हैं, चारों वेदों को कंपाइल किया गया, संकलन किया गया। ये कोई रिटन मटेरियल नहीं थे, देवताओं ने सुनाए किसे, ऋषि मुनियों को, और फिर वो जनरेशन टू जनरेशन सुन सुनकर पास होता रहा। बाद में इसे कंपाइल कर दिया गया। ठीक है, तो ये वेद बन गए। चार वेदों को हम पढ़ेंगे जब शुरुआत करेंगे तो यहीं से। फिर ब्राह्मण जो हैं, ब्राह्मण जो हैं क्या है, वेद चूंकि संस्कृत में लिखे गए, क्लिष्ट भाषा में लिखे गए, श्लोक हैं, पद्य में हैं वेद, सारे वेद, तो उनको आसान बनाने के लिए आम जनता तक, वो आम जनता उसको समझ नहीं पाती है, क्योंकि वो बहुत कठिन शब्द हैं, उसमें शब्दों का इस्तेमाल, लैंग्वेज का इस्तेमाल, और प्योर संस्कृत है, तो उसको थोड़ा गद्य का रूप दे दिया गया। तो बेसिकली ब्राह्मण जो हैं ये एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदाज हैं, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। उसी तरह से अरण्यक पे, तप पे ध्यान दिया गया है। और अरण्यक जो है, ये जो है वनों में, अरण्य का मतलब होता है वन, वनों में ये लिखे गए, तो इसको कहा गया अरण्यक। आगे हम इस पे डिटेल बात करेंगे, सारा डिटेल बात करेंगे। अभी बस एक हम आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रहे हैं। उसी तरह से उपनिषद, हाँ, उपनिषद में फिलोसॉफिकल बातें हैं। ठीक है, ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में। और ये कहा गया कि उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठकर, उप का मतलब, हाँ, उप का मतलब नजदीक, नी मतलब नीचे, शद मतलब इस तरह से है, उप, उ मतलब पैरों के ऊपर, प मतलब बैठ, उ का मतलब बैठना, प का मतलब पैरों के ऊपर, नी का मतलब नीचे जमीन पे, शद निकट यानी कि गुरु के निकट। उपनिषद का मतलब सिटिंग क्लोज टू गुरु। ठीक है, और वहां पर बैठकर उनसे शिक्षा प्राप्त करना। तो उपनिषदों में इस तरह की बातें हुई। और उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, मतलब वेदों का अंत। हाँ, वेदांत यानी कि एंड ऑफ द वेदास, तो उपनिषदों को कहा जाता है। हम जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम डिटेल जानकारी लेंगे। तो ये हम जानकारी लेंगे। तो यहां से लेकर, वेदों से लेकर, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेद कंपाइल किए गए। ठीक है, सुन 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 सुनकर आगे बढ़ाइए। श्रुति साहित्य में आते हैं, सारे श्रुति साहित्य में है। ठीक है, ये सुन सुनकर आगे बढ़े, जनरेशन टू जनरेशन। देवताओं ने ऋषि मुनियों को दिया, और ऋषि मुनियों ने आगे इसको बढ़ाया श्रुति माध्यम से। हाँ, पोस्टरिटी को सुनाया, फिर उनकी पोस्टरिटी ने अपनी पोस्टरिटी को सुनाया, यानी जनरेशन टू जनरेशन ये सुन सुनकर पास होता रहा। बाद में इस पीरियड में इसको कंपाइल कर लिया गया। ठीक है, ब्राह्मण एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदाज, वेदों का की व्याख्या है, क्योंकि वेद जो है श्लोक फॉर्म में है, पद्य के फॉर्म में, पोएट्री के फॉर्म में, और संस्कृत में है प्योर। तो वो पोएट्री, एक तो पोएट्री और संस्कृत है, तो वो समझ में आने में, समझने में प्रॉब्लम होती है, तो इसको
गद्य में कर दिया गया, एक्सप्लेन कर दिया गया। तो ये ब्राह्मण हो गए। फिर अरण्यक, मैंने बताया कि तप पे जोर दिया गया है और अरण्य में इसको लिखा गया है, यानी कि जंगलों में लिखा गया है। उपनिषद, गुरु के निकट बैठकर ब्रह्म पर, आत्मा पर, इस पे बात करना और फिर उसको तैयार किया जाना, ये वेदांत कहा जाता है, वेदों का अंत। तो ये हमने जान लिया और इतने ही पर श्रुति साहित्य खत्म हो जाएगा। इसके बाद के जितने साहित्य हैं वो स्मृति साहित्य या स्मृति टेक्स्ट में आएंगे। उसके बाद सूत्र साहित्य की बात हम करेंगे तो उसमें मेन वेदांग है, पार्ट्स ऑफ वेदास। अब देखिए, ये वैदिक पीरियड जब बीता और ये सब लिखे गए तो वैदिक साहित्य, ठीक है, प्राचीनतम लैंग्वेज माना जाता है संस्कृत। संस्कृत जो है ये प्राचीनतम, और इसलिए इसको वैदिक साहित्य का लैंग्वेज ही माना गया और प्राचीनतम लैंग्वेज इसीलिए माना गया क्योंकि संस्कृत में ही सब कुछ शुरू हुआ। तो सूत्र साहित्य जो है, आप देखिएगा कि ये वैदिक पीरियड के बाद ये जो वैदिक जो लिटरेचर हैं बहुत वास्ट हो गए, बहुत ज्यादा हो गए कि उनको याद रखना कठिन हो गया। तो इसके अस्तित्व को कैसे बनाया जाए, तो इसको छोटे छोटे खंडों में बांटा गया और उसी को कहा गया वेदांग। और इसमें कई पार्ट्स हैं, 6 पार्ट हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ये सब है 6 पार्ट में है, जिसको हम पढ़ेंगे थोड़ा जब हम आगे बढ़ेंगे इस सीरीज में तो उसको पढ़ेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि इन्हीं को आधार मानकर आगे कई ग्रंथ लिखे गए। खासकर सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है पाणिनि का अष्टधाई जो कि व्याकरण पे है, ठीक है। तो वो आप देखेंगे। पुराण क्या है, पौराणिक कथाएं होती हैं पुराणों में, ठीक है, ये भी हम देखेंगे और इसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। पुराण में पौराणिक कथाएं, राजा रानी की, ऋषि मुनियों की, और भी चीजों की कहानियां होंगी, पौराणिक कथाएं होंगी पुराणों में। एपिक्स, महाभारत जो कि वेद व्यास ने लिखा, उसके बाद रामायण वाल्मीकि द्वारा, तो इस पे हम जानकारी, महाकाव्य थे, संस्कृत में थे। प्लेज, अब प्लेज के बाद नाटकों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण नाटक हैं जिनके बारे में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए जानना जरूरी है, तो हम चर्चा करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं कि कालिदास का था अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। उसके बाद मालविका अग्निमित्रम कालिदास का था, मुद्रक का मृच्छकटिकम, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, तो ये सब यहां नाटक में आएंगे। उसी तरह पोएट्री में भी कालिदास का आएगा आपको, और भी हैं यहां पे, मैं सारा डिस्कस करूंगा जब करूंगा तो। कुमार संभव कालिदास का, तो इस तरह की चीजें और भी आपको नाटक और पोएट्री पे हम बात करेंगे। उसके अलावा प्रशस्ति और अभिलेखों की बात आपको, जैसे हरिसेन ने जो गुप्त पीरियड के एक महान शासक समुद्रगुप्त की अगर हम बात करें तो उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलती है। उनके ही कोर्ट पोएट हरिसेन जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखा, ठीक है, तो संस्कृत में ही था, तो उससे पूरा उनके वॉर के बारे में और भी सारी जानकारियां समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, वहां हम बात करेंगे। अभिलेख में अगर बात करें तो संस्कृत में देखा जाए तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था, तो जूनागढ़ अभिलेख, और आप देखेंगे तो जूनागढ़ अभिलेख के बारे में ये काठियावाड़ में था, ठीक है। ये देखेंगे तो यहाँ काठियावाड़ जो है ये यहाँ पे गुजरात के में काठियावाड़, तो इसी यही काठियावाड़ में आपको देखिएगा कि जूनागढ़ का अभिलेख आपको मिलेगा। अभिलेख है जूनागढ़ का रुद्रदामन का, और वो प्योर संस्कृत में है। कहा जाता है कि वो अर्लीस्ट एग्जाम्पल है, अभिलेखों की जहां तक सवाल है, तो यानी इंस्क्रिप्शंस का, तो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है संस्कृत में, ठीक है ना। चंपू शैली में लिखा गया, यानी गद्य और पद्य दोनों फॉर्मेट में लिखा गया है, तो रुद्रदामन का भी लिखा। और यहां पर सुदर्शन झील की चर्चा है, सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो सुदर्शन झील के चर्चा है, सुदर्शन झील के रिपेयर की बात है, ठीक है। तो 4 राजाओं का भी नाम है, समुद्रगुप्त है, रुद्रदामन है, अशोक है, इस तरह से 4 राजाओं का नाम है, तो वो हम देखेंगे। तो प्रशस्ति और अभिलेखों को भी जो महत्वपूर्ण है वहां पे चर्चा करेंगे, प्लस अदर्स की भी चर्चा करेंगे। जैसे आपको सबसे महत्वपूर्ण कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पूरे मौर्य साम्राज्य की जानकारी के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो यहां कुछ और भी हैं तो उनकी हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह से देखेंगे तो हमारा जो संस्कृत लिटरेचर भी है, तो यहां तक श्रुति, कहां तक, वेद से लेकर उपनिषद तक श्रुति साहित्य में बटा हुआ है, और बाकी जितने भी है, चाहे संस्कृत के हो, चाहे कोई भी लिटरेचर उसके बाद उपनिषद के बाद लिखे गए, सारे स्मृति लिटरेचर में आते हैं, स्मृति टेक्स्ट में आते हैं। तो ये तो संस्कृत की बात हो गई, ठीक है, जो कि जिसकी शुरुआत वैदिक पीरियड से ही हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम पूरा देखेंगे यहां पर। उसके बाद देखिए हम आते हैं नेक्स्ट यहां पर, तो देखिए
पाली टेक्स्ट है। और पाली टेक्स्ट आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म में भी यूज हुआ, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी और जैनों के टेक्स्ट में भी। महात्मा बुद्ध उन्होंने अपना उपदेश ही दिया पाली में। उसी तरह से त्रिपिटक लिखे गए, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, यहां पे हम चर्चा करेंगे। ठीक उसी तरह आगम भी थे। ठीक है, प्राकृत आपको बौद्ध जैन और प्राकृत भी बौद्ध और जैन ने इस्तेमाल किया, प्राकृत लैंग्वेज को भी दोनों धर्मों ने इस्तेमाल किया, यहां पे चर्चा करेंगे। फिर मैंने यह भी बताया कि जैन लिटरेचर के कुछ और भी टेक्स्ट हैं जो कि दूसरे लैंग्वेजेस में हैं। हाँ, उसके लिए मराठी का भी इस्तेमाल हुआ है, कुछ तमिल का भी इस्तेमाल हुआ है, कुछ और भाषाओं का, तो सिर्फ हम किताबों का नाम यहां पे जान लेंगे थोड़ा बहुत, तो ये भी हम यहां पे समझेंगे। ठीक है, उसके बाद संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर मैंने बताया था दक्षिण भारत का, जब हम इतिहास पढ़ रहे थे तो सबसे पहले हमने संगम लिटरेचर को, संगम एज को समझा था। और संगम एज क्या था? यही संगम एज था। देखिए, ये जो दक्षिण भारत था, ठीक है, ये दक्षिण भारत है, और यहां पे हमने देखा था कि तुंगभद्रा, ये कृष्णा और ये तुंगभद्रा के साउथ में, डीप साउथ में, हाँ, भारत में आप देखेंगे तो यहां पर केरल और मालाबार वाले क्षेत्र में, ठीक है, यहां पे केरल और मालाबार का जो क्षेत्र है, मालाबार कोस्ट जिसको कहते हैं, केरल वाला है, और यहां पर कुछ तमिलनाडु का क्षेत्र, तो यहां पर कौन था? यहां पर चेर थे। इसी तरह से आप देखेंगे तो यहां पे पांडे थे। तमिलनाडु वाले क्षेत्र में ये पांड्यों का क्षेत्र था। ठीक है, संगम एज के 3 महत्वपूर्ण वंश पांडे, और फिर यहां पर आप देखेंगे तो ये चोल थे। ठीक है ना, ये यहां पर आपको चोल मिलेंगे, ये चोल मिलेंगे। तो ये 3 वंश, ये वाला ब्लैक और ब्लू वाला जो मालाबार कोस्ट और तमिलनाडु का नीचे का भी कुछ पार्ट होगा, ये चेर हो जाएंगे। तो ये चेर हो जाएंगे, ठीक है ना, संगम एज में ये चेर हो जाएंगे। ठीक है, ये पांडे हो जाएंगे और ये चोल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 डायनेस्टीज को हमने पढ़ा था संगम एज में। और इस संगम एज में आप देखेंगे कि संगम लिटरेचर जो लिखा गया, संगम लिटरेचर, संगम साहित्य, तो इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। और संगम साहित्य कैसे आया इसके बारे में मैं बता दूं कि ये जो पांड्य थे, ये जो पांड्य हैं, यही क्या करते थे? ये संगम आयोजित करते थे। संगम का मतलब यह है, संगम का मतलब क्या है? गोष्ठी, मिलन, हाँ, कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तमिल कवियों की एक मीटिंग होती थी, सभा, असेंबली, तो तमिल कवियों की असेंबली होती थी, तो इसी को संगम कहा जाता था। और इसमें ये जो असेंबली होगी, गोष्ठी होगी, सभा होगी, इसमें लोग अपनी अपनी कविताएं सुनाएंगे। ठीक है, तो उन्हीं के आधार पर जो लिटरेचर तैयार हुए, उन्हीं को संगम लिटरेचर कहा गया। ठीक है, और ये गोष्ठियां आयोजित कौन करता था? आयोजक यही होता था, पांडे ही आयोजन करता था सारे संगमों को। इनको संगम आयोजित करता था, यानी कि सभा आयोजित करता था, असेंबली या गोष्ठी आयोजित करता था। तो इस तरह के 3 संगमों की चर्चा मिलती है। पहला संगम मदुराई में हुआ, यहीं पे पांडे ही ऑर्गेनाइज करते थे, तो यानी कि सबसे अमीर यही थे, समझ लीजिए, पांडे। तो यहां मदुराई में, दूसरा कपाटपुरम, और तीसरा फिर मदुराई में। 3 संगम हुए। पहले की अध्यक्षता की ऋषि अगस्त ने, दूसरे की तोल्कापियर ने, और तीसरे की नक्कीर ने। तो पहले संगम का कुछ भी लिटरेचर नहीं बचा है, दूसरे में सिर्फ तोल्कापियम बचा है, जो कि इसके अध्यक्ष, दूसरे संगम के अध्यक्ष तोल्कापियर ने लिखी, और तीसरे संगम में कुछ लिटरेचर आपको मिलेंगे। तो यहां पर जो संगम एज में आप देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण लिटरेचर आपको जो मिलेंगे, जैसे कि आपको इसमें भी एपिक्स मिलेंगे, महाकाव्य, जीवक चिंतामणि, मणिमेखलई, ठीक है ना, शिल्पाधिकारम, महत्वपूर्ण ग्रंथों को यहां पर, महत्वपूर्ण टेक्स्ट को हम लोग यहां देखेंगे संगम लिटरेचर में। ठीक है, तो यहां देखेंगे। इसके अलावा आपको कुरल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, किलकंकु क्या था, मेलकंकु क्या था, ये सब यहां पर हमको, यानी कि बृहत टेक्स्ट भी थे, लघु टेक्स्ट भी थे, वो हम जानकारी पहले भी हम संगम एज में इसको देख चुके हैं, लेकिन चूंकि हम ओवरऑल लिटरेचर की बात कर रहे हैं तो इसको यहां देखेंगे। और मैं बता दूं कि संगम लिटरेचर भी अहम और पुरम 2 स्टाइल में थे, 2 शैलियां इनकी थी। ठीक है, शैली या 2 टाइप्स, अहम या अगम कहते थे,
जिसको इंटरनल भीतरी और ये होता है बाहरी। मतलब भीतरी का मतलब यहां आप मानवीय अनुभव, मानवीय फीलिंग, अंदर की बात जो है, लव के बारे में, प्रेम संबंधी बातें जो थी, अहम, अगम और भी मानवीय चीजें जो है, जो हम अपने अंदर से फील करते हैं, वो आपको अहम या अगम वाले स्टाइल में मिलेंगी। अगर पुरम है तो पुरम जो है वो एक्सटर्नल यानी वीरता, समाज के बारे में, मोरल वैल्यूज के बारे में, वो सब जो है एक्सटर्नल में आएगा। वीरता की बात होगी, राजाओं की शौर्य गाथा होगी, उसको हम पुरम में रखेंगे। तो इस तरह के दो स्टाइल आपको मिलेंगे। तो ये तमिल लिटरेचर मिलेगा और संगम लिटरेचर में तमिल भी है और कुछ और लिटरेचर भी है, तो सारा हम देखेंगे यहां पर संगम लिटरेचर में। तो इस तरह से ओवरऑल जो है हम एक बहुत ही अच्छी सीरीज करने वाले हैं, ठीक है। अब जब हम यहां पे पढ़ेंगे तो देखिए यहां पे रिटन वर्क कम होगा। वेद तो मैं आपको मैंने तीन तरह से आप इसको पढ़ेंगे। अगर आप लिटरेचर को देखो तो तीन तरह से, एक तो चैप्टर वाइज आप लिटरेचर को तो हमने पढ़ लिया है, पूरा रेगुलर क्लासेस में हमने चैप्टर वाइज पढ़ा है। उसके बाद हम इस तरह से पढ़ रहे हैं, पहले हमने संस्कृत लैंग्वेज को देखा, फिर पाली को, फिर प्राकृत को, फिर अदर जैन लिटरेचर को, फिर संगम लिटरेचर को, इस तरह से हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इसमें भी संस्कृत को जैसे देखा तो हमने बांट लिया, वेद देखे, ब्राह्मण देखे, अरण्यक, उपनिषद, फिर सूत्र साहित्य में क्या है, फिर नाटकों में क्या है, एपिक्स में क्या है, तो हमने इस सेगमेंट की तरह बांटा, ठीक है। दूसरा हम इसको बांट सकते हैं कैसे, मैंने बताया कि एज के हिसाब से, कालक्रम के हिसाब से, 1500 से 600 पीरियड में क्या हुआ, यानी यहां से लेकर फिर बुद्ध पीरियड, यहां से लेकर बुद्ध पीरियड है ये, हाँ। फिर हम बुद्ध पीरियड से लेके और कहें तो 600 बीसी से लेके 300 बीसी तक क्या हुआ, फिर 300 बीसी से लेके 200 या 300 एडी तक क्या हुआ, तो उस कालक्रम में भी हम बांट के पढ़ेंगे। वो लास्ट में आपको यहां से भी आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा लिखने के लिए, और लास्ट में उस तरह से भी मैं बता दूंगा कि अगर आपको कालक्रम के अनुसार या सिर्फ आ जाए कि आप साहित्य के विकास पे आप बात करें, तो वहां तो आपको छोटे में लिखना पड़ेगा, कंपैक्ट लिखना पड़ेगा, लेकिन मैटर होगा तभी तो आप कंपैक्ट लिख पाएंगे। मैटर आपको यहां से मिलेगा जब मैं डिटेल पढ़ाऊंगा, और फिर कंपैक्ट कैसे लिखना है वो भी मैं आपको लास्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस तरह से हमने सारा चीज देख लिया। तो आप एक बार एक खाका बना लीजिए मन में कि आप कैसे पढ़ेंगे। इसको तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हाँ, थोड़ा सा चर्चा फिर कर देंगे। हम यहां से शुरू करेंगे, ठीक है, और यहां हम ये सब चीजें देखेंगे। फिर हम देखेंगे पाली, और पाली में बौद्ध जैन जो भी जहां पे जो भी मिलेगा, क्योंकि बौद्धों ने और जैनों ने भी इस्तेमाल किया था, तो जो भी इंपॉर्टेंट, ज्यादा बौद्ध ने इस्तेमाल किया, बौद्धों ने हालांकि इन्होंने भी इस्तेमाल किया, प्राकृत भी लैंग्वेज भी था, वो बौद्ध और जैनों ने इस्तेमाल किया। फिर अदर जैन लिटरेचर हम देख लेंगे, ठीक है ना, वो सब हम देख लेंगे। और यहां भी जरूरत पड़ेगी तो बौद्ध में भी अगर कुछ अलग जरूरत पड़ेगी, कुछ अलग लिटरेचर होगा तो वो भी देखेंगे, ठीक है। फिर संगम लिटरेचर को हम देखेंगे। तो इस तरह से हमारा ओवरऑल जो है लिटरेचर का एक पूरा सीरीज खत्म होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज, इसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है। इससे आपको बहुत सारा आइडिया मिलने वाला है। साथ ही मैंने ये भी बता दिया कि आर्ट एंड कल्चर वाला जो पोर्शन है इस सीरीज से आपका स्ट्रांग होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। So, this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.